बात है। आज हम देखेंगे यहाँ पे कार्ल मार्क्स के बारे में, है ना, जो एक बहुत बड़े राजनीतिक विचारक थे, है ना, बहुत बड़े दार्शनिक थे और इन्होंने यहाँ पे साम्यवाद लाने में अपनी महती भूमिका निभाई, है ना। तो कार्ल मार्क्स का सबसे पहले अपन जीवन परिचय देखेंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ पे समन्वयवादी, है ना, या साम्यवादी, ये कहाँ से उन्होंने लिया था, इनके मन में विचार कहाँ से प्रस्फुटित हुए उसके बारे में अपन देखेंगे। इसके अतिरिक्त उनकी बहुत सारी रचनाएं देखेंगे, करीबन यहाँ पे 10 से रचनाओं को अपन देखेंगे। और उसके बाद अपन यहाँ पे यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स में अंतर स्पष्ट करेंगे कि दोनों में अंतर क्या था, है ना, दोनों में क्या क्या यहाँ पे, है ना, अंतर थे, क्या क्या डिफरेंस है, जिसके आधार पर हम यहाँ पे यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स को अपन, है ना, सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में अपन देखेंगे। उसके अतिरिक्त अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, वैज्ञानिक समाजवाद के स्तंभ, है ना, इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का नारा दिया था। तो वैज्ञानिक समाजवाद क्या था, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना। और इतिहास की गति, मतलब इतिहास कैसे आगे बढ़ता है ना, कैसे दास समाज के बाद सामंती समाज और पूंजीवादी समाज आता है, इन सब के बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट में समाज की अंतिम व्यवस्था या इतिहास की अंतिम व्यवस्था क्या होती है, अपनी साम्यवाद होती है। तो साम्यवाद कैसे अस्तित्व में आया उसके बारे में भी आज हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे, है ना। अन्य विचार क्या हो जाएगा, धर्म। तो धर्म क्या है, अफीम है ना। और यह अफीम, इसको कार्ल मार्क्स ने क्यों बोला है, इसके बारे में अपन यहाँ क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। और बहुत सारे आलोचक जिन्होंने कार्ल मार्क्स की आलोचना की थी उसके बारे में अपन देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे उदारवादी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में परिचर्चा करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे समुच्चयी सुरक्षा समुदाय और बहुवादी सुरक्षा समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो ये अपने को क्या रखना है, इतना पॉइंट अपने को आज लेके चलना है। इससे अपने को मोटा मोटा जो कार्ल मार्क्स के बारे में है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आज हम लोग क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1818 में, ठीक है। कब हुआ था, 1818 में हुआ था। और उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1883 में, है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेट अपने को याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1818 में, मृत्यु कब हुई थी, 1883 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वृहद बदलाव वाला क्रांतिकारी था, मतलब यहाँ पे बोलना चाहिए यहाँ पे कि उनको बदलाव की बहुत ज़्यादा भूख थी कि वर्तमान में जो पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है उसको क्या करना चाहिए। यहाँ पे वह आम जनता का शोषण क्या हो गई है, माध्यम हो गई है, जो कि मजदूर और किसानों को, मजदूर और किसान का क्या होता है, यहाँ पे एक साइन यहाँ पे आप देखे होगे, एक तरफ हसिया रहता है, ऐसे हसिया रहेगा और उसमें क्या रहेगा, हथौड़ा रहेगा। मतलब ये हसिया किसानों का मत प्रतीक है और ये हथौड़ा जो है ये मजदूरों का प्रतीक है ना। तो ये साम्यवादी जो झंडे रहते हैं उसमें ऐसी कुछ आकृति बनी रहती है ना। तो वही मैंने बोला, ये वृहद बदलाव वाला क्रांतिकारी था जो किसानों और मजदूरों को क्या देता था, प्रश्रय देता था, है ना। उन्होंने जीवन में बहुत सारे दुख झेले थे, क्योंकि पूंजीपति क्या होते थे, यहाँ पे पूरा पैसा उन्हीं को पा जाता था, और यहाँ पे किसान और मजदूर क्या होते थे, है ना, समाज के लास्ट तबके के इंसान बनकर रह गए थे, है ना। तो उनको दूर करना था और किसानों और मजदूरों को उनका हक दिलाना था। पूंजीपतियों से सत्ता छीनकर यहाँ पे पुनः किसानों और मजदूरों को सत्ता देने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे संघर्ष किया, क्रांति की, और उसी का वर्णन आज के इस लेख में किया गया है ना। सबसे पहले यहाँ देखना वाली बात जरूरी है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था ना। तो देखिए इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। जर्मनी तो कहाँ चले गए, फ्रांस चले गए, और फ्रांस से बाद उन्होंने क्या चले गए, लंदन चले गए, है ना। तो जीवन के अंतिम समय में वो कहाँ रहे, लंदन में रहे, और लंदन में ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जन्म कहाँ, जर्मनी। उसके बाद उनका मतलब यहाँ पे जो जवानी बीती कहाँ, फ्रांस में, और मृत्यु के अंतिम समय में कहाँ चले गए, लंदन चले गए, और लंदन में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे इनको वैज्ञानिक समाजवाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे पिता बोलते हैं, है ना। इनको वैज्ञानिक समाजवाद का पिता बोलते हैं ना। क्योंकि वो ये बोलते हैं कि इससे पहले जो समाजवाद था वह कैसा था, काल्पनिक समाजवाद था, है ना। इससे पहले का जो समाजवाद जो था यहाँ पे, ऐसा नहीं कि समाज में समाजवाद था ही नहीं, समाजवाद जो था वह काल्पनिक समाजवाद था, है ना, जो समाजवाद का हित तो देखता है पर उसे लागू करने का माध्यम नहीं बताता, है ना। वह समाजवाद समाज का हित तो देखता है किंतु उसे लागू करने का माध्यम नहीं बताता। अतः वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स नज़रों में बेस्ट है, क्योंकि यह समाजवादी धारणा को समाज में लागू करने का तरीका भी बताता है, इसलिए यह क्या है, बेस्ट है ना। अब यहाँ देखिए है ना। अब उनका जो समन्वयवादी या साम्यवादी विचार था, अब समाजवाद तो एक अलग अवधारणा होगा। उसके बाद यहाँ पे समन्वयवादी या फिर इसी को बोल सकते हैं आप साम्यवादी, दूसरे शब्दों में, यह अवधारणा कहाँ से उन्होंने ली थी, कैसे उन्होंने साम्यवाद को बीज बोएंगे, वह लास्ट में समझ में आएगा। पर ये इनका विचार कहाँ से उन्होंने लिया उसको देखते हैं ना, कहाँ से उन्होंने, जैसे हमारे देश का संविधान बनाया है तो हमने बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे भारत का संविधान बनाया। वैसे ही यहाँ पे वह अपने साम्यवादी विचारों कहाँ से ले रहे हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहला
जर्मन दर्शन यहाँ पे मतलब हीगल और फायरबाक्स है ना, हीगल फायरबाक्स जर्मन दार्शनिक थे, उनसे वो क्या थे यहाँ पे प्रभावित थे, है ना। तो उन्होंने यहाँ पे हीगल से द्वंद्ववाद लिया और फायरबाक्स से क्या लिया यहाँ पे भौतिकवाद लिया, है ना। तो हीगल से क्या लिया, द्वंद्ववाद लिया, और फायरबाक्स से भौतिकवाद लिया। ठीक है, ये अपने समझ में आ गया, है ना। उसके देखिए फ्रांसीसी राजनीतिक विचार, मतलब यहाँ पे फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक कौन थे यहाँ पे, वहाँ से लिया उन्होंने क्रांति और आमूल परिवर्तनवाद, मतलब क्रांति कैसे की जाती है। और देखिए फ्रांस में फ्र आ रहा है, यहाँ क्रांति में क्र आ रहा है, तो इसे थोड़ा सा याद रखना कि फ्रांस उन्होंने क्रांति व आमूल परिवर्तनवाद की धारा यहाँ से, मतलब विचारधारा यहाँ से ली, है ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट अपना यहाँ पे इंग्लिश अर्थशास्त्र, है ना। अपना तीसरा पॉइंट क्या है, इंग्लिश अर्थशास्त्र, मतलब औद्योगिक क्रांति, है ना। और यहाँ पे इंग्लिश अर्थशास्त्र, ना, ये इंग्लिश अर्थशास्त्र से उन्होंने क्या लिया, औद्योगिक क्रांति, मतलब औद्योगिक क्रांति कैसे की जाती है, कैसे अपन यहाँ पे औद्योगिक रूप में श्रमिकों को यहाँ पे एकत्रित कर सकते हैं, और हम कैसे पूंजीवाद के शोषण का विरोध कर सकते हैं। तो उन्होंने इंग्लिश अर्थशास्त्र या विचारधारा ली, है ना। इंग्लिश इकोनॉमी से क्या लिया यहाँ पे, इकोनॉमिक्स से उन्होंने यहाँ क्या लिया, यहाँ पे विचारधारा ली, है ना। और यह विचारधारा किसकी थी, एडम स्मिथ और रिकार्डो से, है ना। एडम स्मिथ ने यहाँ पे अर्थशास्त्र का गुरु बोलते हैं इनको, एडम स्मिथ को, अपन यहाँ पे अर्थशास्त्र इनको पढ़ते हैं एडम स्मिथ को, और रिकार्डो से, है ना। उन्होंने ये सब धारणा ली कि औद्योगिक क्रांति कैसे की जा सकती, किसानों को एकत्रित करके, सॉरी मजदूरों को एकत्रित करके, और पूंजीवादी व्यवस्था शोषण का विरोध कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है। अब देखिए यहाँ पे जो लास्की हैं उनका एक महत्वपूर्ण कथन है जो बार बार एग्जाम में आता है, वो कथन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी आईएमपी, है ना। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है, कार्ल मार्क्स कोई मौलिक विचारक नहीं है, कार्ल मार्क्स मौलिक विचार नहीं, वो खुद से सोच के, मतलब मन से सोच के, मौलिक मतलब क्या होता है, मौलिक मतलब मन से सोच के कोई चीज़ बनाना, पर वहाँ पे यह बोला जा रहा है कि कार्ल मार्क्स कोई मौलिक विचारक नहीं है, बल्कि उसने बहुत सारे विचारों, है ना, बहुत सारे विचार जो समाज में फैले हुए थे उनको ईंट और पत्थरों के रूप में बिखरे थे, है ना, बहुत सारे विचार बिखरे हुए थे समाज में, तो उनको जोड़ करके, है ना, ईंट और पत्थर के रूप में जोड़ करके क्या बना दिया, सुंदर महल बना दिया। मतलब यहाँ बहुत सारे विचार फैले हुए थे समाज में, उसको जोड़ करके एक बड़ा विचार उन्होंने बना दिया, और वही क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्ल मार्क्स का मौलिक विचार हो जाएगा, जहाँ पे वह क्या करते हैं, यहाँ पे पूंजीवाद का विरोध करते हैं, साम्यवादी या वैज्ञानिक समाजवाद को लाना चाहते हैं, और आपसे पुनः वो क्या करना चाहते हैं, मजदूर और किसानों की सत्ता क्या करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, है ना। तो यह किसका कथन है, लास्की का। अब देखिए इनकी रचना, इसकी रचना तो कईयों बार पूछ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है ना। ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन, है ना, 1843 में आई थी यहाँ पे यह बुक, ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन, है ना। धर्म ईश्वर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि इसमें क्या बोल रहे हैं, धर्म जो है ईश्वर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ईश्वर वो, है ना, मतलब यहाँ पे धर्म के सामने क्या है, ऊंचा है, मतलब धर्म ईश्वर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए यहाँ पे पेरिस पांडुलिपि, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1844 में उन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब हस्तलिखित नोट लिखे, जो कि 1932 में बुक बने। देखिए 1844 में लिखी गई यहाँ पे, और उसके बाद ये बुक के रूप में कब बनी, यहाँ पे 1932 में अस्तित्व में आई। मतलब यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था कि पेरिस पांडुलिपि नामी कोई चीज़ थी, पर ये 1932 में बुक के रूप में सामने आई, है ना। इसी से यहाँ पे अपन यहाँ पे यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स का क्या करते हैं, है ना, अंतर स्पष्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स के बारे में पता नहीं था, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं, लुई अल्थ्यूजर क्या बोलते हैं, एपिस्टोमोलॉजिकल ब्रेक, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, लुई अल्थ्यूजर एपिस्टोमोलॉजिकल ब्रेक बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे द होली फैमिली, है ना, द होली फैमिली कब आई थी यहाँ पे, पेरिस पांडुलिपि के बाद, है ना, 1845 में, है ना, 1800 पहले, है ना, सॉरी यहाँ पे 1845 में आया था। एक पवित्र परिवार, द होली फैमिली मतलब एक पवित्र परिवार हो जाएगा। नौ, इसमें क्या की उन्होंने यहाँ पे नौ हीगलवाद की आलोचना की है ना। नौ हीगलवाद मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो द्वंद्ववाद के जो मतलब जो चीज़ दी थी यहाँ पे, अवधारणा दी थी, वो हीगल ने दी थी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नौ हीगलवादी परिवार की क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, है ना। समय समय पर उनके मन में विचारधारा आती गई, उसके आधार पर उन्होंने क्या लिखे, बहुत सारे बुक्स लिखे। उस पर देखिए यहाँ पे जर्मन आइडियोलॉजी कब आई थी, 1845 में। इसमें छद्म चेतना के बारे में बताया गया है, छद्म चेतना के बारे में बताया गया है। प्योरिटी ऑफ फिलोसॉफी मतलब यहाँ पे गरीबी का दर्शन, है ना। तो प्योरिटी ऑफ फिलोसॉफी में क्या बताया गया, गरीबी के दर्शन के बारे में बताया गया है ना।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब आई थी? 1848 में। उसमें यह बोलते हैं कि कामगारों कोई देश नहीं होता। कामगार क्या होते हैं? देश विहीन होते हैं, मजदूर देश विहीन होते हैं, उनका कोई देश नहीं होता। ये किसमें बताया गया है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में बताया गया है। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो आज भी प्रचलित है कि सारे मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है क्या? नहीं है। यहाँ पे अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अभी तक का इतिहास कैसा है? वर्ग संघर्ष, जहाँ पे सिर्फ क्या होता है? वर्ग संघर्ष होता है। इसमें शासक जो क्या करता है यहाँ पे, अपने यहाँ पे जो जनता है उसको क्या करता है? यहाँ पे उनका शोषण मात्र करता है, उनका हितैषी नहीं है, वह उनका शोषण करता है। मतलब शासक वर्सेस शोषित के मध्य क्या होता है? यहाँ पे वर्ग संघर्ष होता रहता है ना। और यहाँ पे देखिए राज्य क्या है? पूंजीपतियों कार्य समिति। राज्य कुछ नहीं सुनती यहाँ पे, राज्य आम जनता की आवाज़ को नहीं सुनती, वह सिर्फ पूंजीपतियों की आवाज़ को सुनती है ना। अगर यहाँ पे है ना अनिल अंबानी है ना, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए चला जाए तो उनको तुरंत यहाँ क्या कर जाता है? उनको मीटिंग फिक्स कर दी जाती है। पर वहीं अगर गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी या गरीब नागरिक यहाँ पूंजीपति के पास जाना चाहे तो उसको बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं? पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो वही चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। उसको देखिए यहाँ पे थीसिस ऑन फायरबाख है ना, मतलब प्रैक्सिस की अवधारणा, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे है ना, दार्शनिकों ने दुनिया की व्याख्या की है जबकि मुख्य कार्य इसे बदलना था ना। दार्शनिकों ने क्या कर दिया? यहाँ पे दुनिया की व्याख्या कर दी, परंतु उसे करना क्या था दार्शनिक एक्चुअल में? है ना, इसको बदलना था है ना, दुनिया को ही क्या करना था? उनको बदलना था है ना। उसके देखिए यहाँ पे दास कैपिटल 1867 में आई थी। कब? 1867 में दास कैपिटल आई थी। इसमें साम्यवादी क्या बोलते हैं? इसको बाइबिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साम्यवादियों की बाइबिल बोलते हैं है ना। ठीक है। उसके देखिए यहाँ पे 18वां लुई बोनापार्ट राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता सिद्धांत उन्होंने बताया था। लुई बोनापार्ट ने क्या बताया था? राज्य की है ना सापेक्ष स्वायत्तता है ना, मतलब यहाँ पे स्वायत्तता मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्वायत्तता मतलब क्या हो जाएगा? इसमें मजदूर और यहाँ किसानों की स्वायत्तता के बारे में बात की गई है। इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पे बोनापार्टिज्म है ना, बोनापार्टिज्म बोलते हैं। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 में आई थी। कब? 1875 में है ना। यह बोलना चाहिए यहाँ पे सबसे लास्ट में बुक आई थी 1888 में, तो उनकी सॉरी 1800 कब हुई थी यहाँ पे मृत्यु कब हुई थी? 1883 मृत्यु हो गई थी। तो उनकी लास्ट बुक आप बोल सकते हैं कि 1800 मतलब बोलना चाहिए 75 में आई थी, जिसमें सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन किया गया है। मतलब यहाँ पे जो सर्वहारा वर्ग है, मतलब सर्वहारा देखिए दो वर्ग होते हैं, एक होता है अपना बुजुर्गा, दूसरा होता है अपना सर्वहारा है ना। बुजुर्गा क्या हो जाएगा? अपना बुजुर्गा मतलब जो पूंजीपति वर्ग है उनके बारे में बात की जा रही है, और सर्वहारा वर्ग मतलब क्या हो जाएगा? मजदूर और किसानों की बात की जा रही है ना। मतलब सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन उन्होंने किया है। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1875 में है ना। अब देखिए यंग मार्क्स वर्सेस मैच्योर मार्क्स, वही मैंने बोला यहाँ पे 1844 में पेरिस पांडुलिपि आई थी है ना। इसमें मैच्योर मार्क्स के बारे में उस समय ही यहाँ पे है ना कार्ल मार्क्स के बारे में विचार दे दिया गया था, पर ये बुक छपी 1932 में है ना। तो इतने साल बाद बुक छपने के कारण क्या होगा यहाँ पे? अब मैच्योर मार्क्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे अस्तित्व में आएंगे है ना, और यंग मार्क्स से क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्षरण हो जाएगा। तो कैसे हो रहा है देख रहे हैं ना। मानवता, प्रेम और स्वतंत्रता की इसमें चर्चा की गई है ना, मतलब मानवता, प्रेम, स्वतंत्रता क्या की गई है? चर्चा की गई है। ठीक है। जबकि मैच्योर मार्क्स में यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद की है ना मतलब चर्चा की गई है ना। अब देखिए यहाँ पे द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद की चर्चा की गई, मतलब द्वंद्वात्मकवाद यहाँ पे हीगल से उन्होंने लिया और फायरबाख से भौतिकतावाद उन्होंने लिया। तो ये सब चीज़ों की चर्चा उसमें की गई है ना। अलगाव की अवधारणा, मतलब यहाँ पे जो यंग मार्क्स बोलता है कि व्यक्ति, उत्पाद, प्रकृति और समाज से है ना अलग होते हैं। प्रकृति और समाज से क्या होते हैं? यहाँ पे अलग होते हैं। जबकि ऐतिहासिक भौतिकतावाद के बारे में इसमें बताया गया है कि समाज का आधार बेस क्या आर्थिक है, मतलब जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा। यह मतलब यहाँ पे ऐतिहासिक भौतिकतावाद के बारे में बात की जाए। प्रैक्सिस मतलब यहाँ पे प्रैक्सिस मतलब क्या हो जाएगा? प्रैक्सिस मतलब हो जाएगा सिद्धांत और व्यवहार में एकता है ना। सिद्धांत और व्यवहार में क्या हो जाएगा? एकता। जबकि यहाँ पे वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे शासक और शोषितों के मध्य जो संघर्ष होता है ना, उसी के बारे में बताया गया और इतिहास इसको प्रेरणा मिलती है। यह मैच्योर मार्क्स बोलता है। जबकि यंग मार्क्स क्या बोल रहा है? यहाँ पे जड़ वस्तुओं की पूजा है ना, मतलब यहाँ पे पूंजीवाद में वस्तुओं की पूजा होती है, इंसान की नहीं। मतलब जो पूंजीवाद में जो व्यक्ति जितना वस्तु बनाएगा उतना उसका प्रॉफिट होगा, उतना उसका व्यापार फैलेगा। इसलिए पूंजीवाद में वस्तुओं की पूजा होती है, इंसान की नहीं होती। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत में क्या हो जाएगा? पूंजीपति द्वारा मजदूरों क्या होता है? शोषण होता है ना। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत में क्या हो रहा है? पूंजीपति द्वारा मजदूरों को क्या होता है? शोषण होता है ना। अब देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद के स्तंभ है ना। तो वैज्ञानिक समाजवाद के स्तंभ में क्या हो जाएंगे? ऐतिहासिक भौतिकवाद है ना। ऐतिहासिक भौतिकवाद मतलब क्या जाएगा? उत्पादन प्रणाली समाज का क्या है? आधार है ना। उत्पादन प्रणाली क्या है? समाज का आधार है।
और राज्य, कानून, धर्म, अधिसंरचना है ना। मतलब यहाँ पे राज्य मतलब यहाँ पे उत्पादन प्रणाली, जो मजदूर और किसान जो हैं ये उत्पादन कर रहे हैं, वही समाज का क्या है, एक्चुअल में आधार है। बाकी सब तो गौण है, जैसे राज्य हो गया, कानून हो गया, है ना, धर्म हो गया, है ना, अधिसंरचना हो गई, ये सब क्या है, गौण है ना। इन सब के बारे में यहाँ पे अपने को बात नहीं करनी है ना। अब देखिए यहाँ पे वर्ग संघर्ष मतलब क्या जाएगा, सबसे पहले लोगों में क्या आती है, वर्ग चेतना आती है ना, कि हाँ भाई हमारा शोषण हो रहा है। उसके बाद वर्ग संघर्ष जन्म लेता है। जब वर्ग संघर्ष से भी काम नहीं होता तो उसके बाद क्रांति जन्म लेती है ना। वर्ग संघर्ष के बाद ही क्रांति जन्म लेती है, क्योंकि क्रांति द्वारा सत्ता को उखाड़ फेंका जाता है। और यह वर्ग संघर्ष से भी, मतलब संघर्ष से ज़्यादा भयावह कौन है, क्रांति है ना। तो क्रांति ज़्यादा भयावह है। वैसे यहाँ पे कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि इतिहास की गति कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले यहाँ पे आदिम साम्यवाद आता है, लास्ट में फिर साम्यवाद अपने को लाना है, पर उसके लिए बहुत इतिहास को आगे चलना पड़ेगा। सबसे पहले इतिहास में क्या था, अपना आदिम साम्यवाद था, जहाँ पे है ना अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ नहीं था, समाज में समानता व्याप्त थी। न पूंजीपति थे और न ही सर्वहारा थे, सब बराबर थे, समाज में सब बराबर था। उसका देखिए दास समाज आया, मतलब यहाँ पे अमीरों ने गरीबों को दास बनाना चालू किया, है ना। उसका सामंती, मतलब यहाँ पे सामंती समाज द्वारा शोषण किया गया। उसके पूंजीवादी समाज आ गया, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूंजीवादी समाज ने, है ना, राज रूपी यहाँ पे एक संस्था बना करके क्या किया यहाँ पे, है ना, अपना हित साधा और यहाँ पे शोषितों का और अधिक शोषण किया, है ना, अपनी जेबें भरी, है ना। उसका देखिए यहाँ पे 5वां पॉइंट में क्या हो जाएगा, सर्वहारा का अधिनायकत्व, मतलब ये क्या हो जाएगा, संक्रमणकालीन अवस्था, मतलब सर्वहारा क्या हो रहा है यहाँ पे, अधिनायकत्व आ रहा है ना। उसके लास्ट अपना क्या हो जाएगा, साम्यवाद आ जाएगा। लास्ट अपना क्या हो जाएगा, साम्यवाद आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे साम्यवाद लाने के लिए देखिए इतिहास को कितना आगे बढ़ना पड़ रहा है, तब साम्यवाद आ रहा है। तो साम्यवाद है क्या, यह क्या बोलना चाहिए, इतिहास की अंतिम अवस्था है ना। यह इतिहास की अंतिम व्यवस्था है ना, है ना। यह इतिहास की अंतिम व्यवस्था है, वर्ग विहीन, शोषण विहीन और राज्य विहीन व्यवस्था है, जहाँ पे वर्ग संघर्ष भी नहीं रहेगा, शोषण भी नहीं रहेगा और राज भी नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग्यतानुसार कार्य और आवश्यकतानुसार वितरण उसका किया जाएगा, है ना। निजी पूंजी और धर्म विचारधारा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे धर्म और विचारधारा क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, है ना। ठीक है, अन्य विचार देखते हैं यहाँ पे। अन्य विचार क्या है यहाँ पे उनके, कि धर्म, क्रांति और राज्य के बारे में उन्होंने बताया, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, धर्म, है ना, धर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, और क्रांति और राज, है ना, राज्य के बारे में उन्होंने बताया है ना। तो धर्म क्या हो जाएगा, धर्म अफीम है, धर्म क्या है, अफीम है। धर्म दर्शन वास्तविक नहीं, धर्म और दर्शन वास्तव में यह भ्रम है, अफीम है, जो यह पीड़ित लोगों की आह और हृदयहीन दुनिया की क्या है, आत्मा है। ठीक है ना। उसका देखिए यहाँ पे, धर्म पीड़ित लोगों की आह बेदर्द, है ना, और दुनिया का दर्द व आत्मविहीन स्थितियों की आत्मा है। मार्क्सवाद, है ना, बुद्धिजीवियों का अफीम है। ये कौन बोलता है, रोमान ओरा बोलता है। मतलब ये जो मार्क्सवाद जो आया है यहाँ पे, कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद लाया है, इसको रोमान ओरा क्या बोलती है, कि बुद्धिजीवियों की अफीम है ये, है ना। उसका देखिए यहाँ पे क्रांति मतलब क्या जाएगा, सामाजिक परिवर्तन का अधिकांश माध्यम, मतलब प्रेम से कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पे हाथ पर जोड़ने से कुछ नहीं होता, क्रांति से ये सब चीज़ होता है। इसलिए क्रांति का चिन्ह ही क्या है, लाल है ना। क्रांति चिन्ह ही लाल है। जो नक्सलाइट लोग कर रहे हैं वह लाल सलाम बोलते हैं, उनका झंडा भी कैसा रहता है, लाल रहता है, जिसमें हथौड़ा और हंसी का चित्र बना होता है। तो वह क्रांति हिंसात्मक होती है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, यहाँ पे लाल होता है। क्रांति क्या मांगती है, खून मांगती है, तो खून का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है ना। राज्य, अब राज्य के बारे में बताया गया है। राज्य और कुछ नहीं, यहाँ पे शोषण का यंत्र है, जो क्या करता है, यहाँ पे शोषण करता है यहाँ पे। और ये पूंजीपतियों के हित के लिए बनाई गई संस्था है, जो कि सर्वहारा वर्ग क्या करती है यहाँ पे, है ना, उनका शोषण करती है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे साम्यवाद आने से राज्य क्या हो जाता है, लोप हो जाता है ना। साम्य, है ना, के आने से राज्य क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। अब देखिए कार्ल मार्क्स की आलोचना कौन कौन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कार्ल पापर करते हैं। कार्ल पापर क्या बोलते हैं, उनकी बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, है ना, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी में मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद न सिर्फ समाज के बारे में गलत था, बल्कि विज्ञान के बारे में भी गलत था, है ना। मतलब मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद न सिर्फ समाज के बारे में गलत था, बल्कि विज्ञान के बारे में भी क्या था, गलत था। मतलब समाज और विज्ञान दोनों पर लागू नहीं होता। ये कौन बोलते हैं, कार्ल पापर बोलते हैं। इज़ाया बर्लिन तो यहाँ क्या करते हैं, उनकी मतलब यहाँ पे प्रशंसा करते हैं, मार्क्स, है ना,
वो इजाबल ने क्या बोलते हैं, मार्क्स अति महान व्यक्ति थे, लेकिन वे फासिज्म, सत्तावाद व कल्याणकारी राज्य के उदय की घोषणा नहीं कर पाए। किसके बारे में यहाँ पे, फासिज्म यहाँ पे, और उसके बाद मैंने क्या बोला, सत्तावाद है ना, सत्तावाद और यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे कल्याणकारी राज्य है ना, कल्याणकारी है ना, कल्याणकारी राज्य की घोषणा नहीं कर पाए है ना, फासिज्म, सत्तावाद और कल्याणकारी राज्य की घोषणा नहीं कर पाए। वैसे ही फ्रांसीसी फुकुयामा क्या बोलते हैं, इंड ऑफ हिस्ट्री है ना, 1992 में उनकी बुक आई थी यहाँ पे 1992 है ना। ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, मार्क्सवाद क्या हो गया, फाइनल रूप से क्या हो गया, विफल हो गया। वर्तमान में भी यहाँ पे नक्सलाइट खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ मार्क्सवाद लंबे समय तक नहीं चल पाया है ना। तो मार्क्स का, वो फ्रांसीसी फुकुयामा क्या बोलते हैं कि मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद कूड़ेदान में चला गया है। कहाँ चला गया है, कूड़ेदान में चला गया, क्योंकि 1900 है ना, 1991 में क्या आया था अपना यहाँ पे, 1991 में अपना जानते हैं अपन कि एलपीजी नीति आई थी, और एलपीजी नीति आने के बाद क्या हो गया, पूंजीवाद, एलपीजी है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 पॉलिसी आई थी 1991 में है ना। तो इससे आने से कहीं कि यहाँ पे मार्क्सवादी विचारधारा क्या हो गया, पतन हो गया है ना। तो ये हो गया। उसका एक और 2-3 है यहाँ पे, याद कर लेते हैं अपने यहीं पे, कोएस्लर मतलब ये क्या बोलते हैं, कोएस्लर कि मार्क्स ईश्वर था जिसने निराश किया, मार्क्स ईश्वर था परंतु उसने क्या किया, निराश किया। दाते जर्मनी क्या बोलते हैं यहाँ पे, दाते जर्मनी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मार्क्सवादी क्या है, एक विचारधारा है ना, मार्क्सवाद क्या है, एक विचारधारा है ना, सिद्धांत नहीं है भैया है ना। दाते जर्मनी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मार्क्सवाद एक क्या है, विचारधारा है। दाते जर्मनी क्या बोल रहे हैं, एक विचारधारा मात्र है, यह कोई सिद्धांत वगैरह कुछ नहीं है ना। मतलब देखिए यहाँ पे उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना, इंटरनेशनल है ना, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, उदारवाद स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देता है ना। उदारवाद किसको देता है यहाँ पे, स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व देता है ना। उसको देखो यहाँ पे समाज शास्त्री उदारवाद मतलब वर्ल्ड है ना, तो इसको किसने दिया था यहाँ पे है ना, समाजवादी उदारवाद को किसने दिया था भाई यहाँ पे, समाजवादी उदारवाद कहाँ से आया है, वर्ल्ड सोसाइटी नामक बुक से आया है ना, ये वर्ल्ड सोसाइटी नामक बुक से आया है ना। और ये बुक किसने लिखा था यहाँ पे, जॉन बर्टन है ना, जॉन बर्टन ने लिखा था। यह बुक किसने लिखा था, जॉन बर्टन ने लिखा था, ये जेम्स रोआव ने नहीं है, जॉन बर्टन ने ये वर्ल्ड सोसाइटी बुक लिखी, जिसमें राज्यों के साथ साथ यहाँ पे अन्य समुदाय भी महत्वपूर्ण है यह बताया गया है ना। मतलब इसमें क्या किया गया है, यथार्थवाद का विरोध किया गया है, विरोध किया गया है, और बहुलवादी का किया गया है ना। मतलब सरकारों के मध्य, इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, सरकारों के मध्य संबंध हो और लोगों के मध्य दोनों समान होने चाहिए। मतलब सरकार के मध्य संबंध है ना, सरकार के मध्य संबंध और लोगों के मध्य संबंध है ना, लोगों के मध्य संबंध क्या होने चाहिए यहाँ पे, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे विभिन्न समुदायों के मध्य संचार होना चाहिए, यही बोल रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे संचार को महत्वपूर्ण माना गया है, समाजशास्त्री उदारवाद में संचार को महत्वपूर्ण माना गया है एज कम्पेयर टू क्या बोला यहाँ पे, शक्ति है ना। मतलब संचार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू शक्ति है ना, एज कम्पेयर टू शक्ति, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे युद्ध नहीं, आपसी मेल जोल को बढ़ाओ और सुरक्षा समुदाय का निर्माण करो है ना। मतलब यहाँ पे युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है, समाजशास्त्री उदारवाद ने यही बोला कि युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आपसी मेल जोल को बढ़ाना पड़ेगा। आपसी मेल जोल बढ़ने से ही क्या होता है यहाँ पे, एक भावनाएं क्या होती है, पनपती है ना। ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे कार्ल ड्यूस के अनुसार है ना, सुरक्षा समुदाय है ना, अब यह सुरक्षा समुदाय किसने दिया था, कार्ल ड्यूस ने दिया था ना, कार्ल ड्यूस ने दिया था। उसके अनुसार क्या होता है, एक समुच्चयवादी सुरक्षा समुदाय होता है और एक बहुलवादी सुरक्षा समुदाय होता है ना। समुच्चयवादी मतलब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब यहाँ पे स्टेट्स का समुच्चय बनाकर क्या किया गया है, समुदाय बनाया गया है। जबकि बहुलवादी समुदाय में क्या बनाया गया यहाँ पे, जहाँ पे युद्ध नहीं होता, आपसी मेल जोल क्या होता है, अधिक होता है ना। वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, युद्ध से नहीं है ना, आपसी मेल जोल से चीज़ें क्या होती है, अच्छी होती है ना। आपसी मेल जोल इंपॉर्टेंट है ना, मतलब संचार इंपॉर्टेंट है, शक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आप शक्ति दिखाओगे तो आप क्या होगा, नाश ही होगा। जैसे अभी ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध हुआ, क्या मिल गया सबको, कुछ नहीं मिला यहाँ पे है ना। तो शक्ति बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है ना, अपने को आपसी मेल जोल बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, ईरान ने न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर शक्ति को अपना इनरिच कर रहा है, तो उसको बातचीत से मामला हल किया जा सकता था, इतना नुकसान नहीं करना चाहिए। तो वही वाली बात बोल रही है कि युद्ध नहीं, आपसी मेल जोल क्या होना चाहिए यहाँ पे, अधिक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्ग संघर्ष और यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन, क्रांति क्या करें, विरोध करें। क्योंकि क्रांति सिर्फ क्या होती है, रक्त रंजिश लेकर आती है और उससे किसी चीज़ का हित होने वाला नहीं है ना। तो वीडियो बनाने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगी है ना। तो कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा विचारक था, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।